मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज मार्क्स के कुछ जो सिद्धांत बचे हुए हैं उनका आज हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। इसमें पहला है पूंजीवाद, दूसरा है क्रांति, तीसरा सर्वहारा वर्ग की अधिनायकता और चौथा है राज्य। ये उसके छोटे छोटे सिद्धांत हैं जो उन सिद्धांतों से निकले हुए हैं जिनका प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तकों में किया है। और यहाँ पर उन्हीं सभी चीज़ों पर चर्चा की जाएगी जिनकी चर्चा इसके पहले उसके दूसरे सिद्धांतों में की जा चुकी है। इसलिए कई बातें रिपीट होंगी, उनकी पुनरावृत्ति होगी। इसको थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले पूंजीवाद। पूंजीवाद में ओपन कंपटीशन होता है, खुली प्रतियोगिता होती है। प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक उद्योगपति, कारखाने का मालिक यह सोचता है कि मैं कम से कम कीमत पर अच्छी से अच्छी वस्तु ग्राहकों को प्रदान करूं। इस प्रकार से विभिन्न उद्योगपतियों के बीच, मिल मालिकों के बीच खुली प्रतियोगिता होती है और वे अपने उत्पादित चीजों को ग्राहकों को लुभा करके बेचने का, उन्हें देने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूंजीवाद में खुली प्रतियोगिता होती है। प्रत्येक पूंजीपति अपनी चीजों को अपने मन चाहे कीमत पर बेचता है। तो इस पूंजीवाद के बारे में कार्ल मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद का विध्वंस अवश्यंभावी है। जब तक पूंजीवाद समाप्त नहीं होगा, समाज से असमानता दूर नहीं किया जा सकता। असमानता को दूर करने के लिए आवश्यक है कि पूंजीवाद का समूल विनाश किया जाए। लेकिन यह पूंजीपति अपनी संपत्ति को छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे नहीं, इसलिए इनका विध्वंस किया जाना आवश्यक है। इस पूंजीवाद की विशेषताएं बताते हुए कार्ल मार्क्स कहता है कि मुनाफे की दृष्टि से उत्पादन, यह तो सर्वविदित है कि कोई भी कारखाने का मालिक ऐसी किसी चीज का उत्पादन नहीं करेगा जिसको वह बेच न सके, जिसमें उसको हानि हो, जो उपभोक्ताओं के उपयोग की वस्तु नहीं हो। तो इसमें केवल मुनाफे को देखा जाता है, लाभ को देखा जाता है और लाभ की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु का उत्पादन किया जाता है। बिना लाभ के कोई भी पूंजीपति, कोई भी व्यापारी कोई सामान नहीं बेचता, न तो वह कोई उत्पादन करता है। आपने देखा होगा कि विभिन्न अवसरों पर दुकान मालिक क्या करते हैं कि एक के साथ 3 फ्री, 3 के साथ 7 फ्री, 10 फ्री, 100 रुपए में साड़ियां दीजिए, 1000 रुपए की साड़ी 100 रुपए में देंगे, 100 रुपए में देंगे। तो क्या आप सोचते हैं कि कोई व्यापारी अपने हाथ से पैसा लगा करके आपको देगा? नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि वह इसके पहले जो भी सामान बेचा उसमें इसकी कीमत का, इसका लाभ प्राप्त कर चुका है, इसलिए वह 1000 रुपए की साड़ी 100 रुपए में दे रहा है। यह बेचने का केवल ट्रिक है और कुछ नहीं है। यह ग्राहकों को लुभाने का एक फंदा है जिसमें ग्राहक आसानी से फंस जाता है। तो इसमें केवल मुनाफे की दृष्टि से उत्पादन होता है। दूसरी चीज आर्थिक संकट। पूंजीवाद में आर्थिक संकट आता है, साम्यवाद में कभी भी नहीं आता। आर्थिक संकट का मतलब पूंजीपति अपने कारखानों में, उद्योग धंधों में ऑटोमेटिक मशीनों का वहां पर स्थापना करते हैं और ऑटोमेटिक मशीनों से कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को उत्पादन करते हैं। मजदूरों को कम से कम मजदूरी देते हैं और उस देश की मंडी पर या अपने निकटस्थ मंडी पर, फिर धीरे धीरे तो पूरे देश की मंडी पर उन वस्तुओं को पूरा भर देते हैं। बाजार में वस्तुएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन लोगों की क्रय शक्ति खत्म हो जाती है। क्रय शक्ति मतलब लोगों की खरीदने की क्षमता। जब मजदूरों को पैसा ही नहीं मिलेगा, मजदूरी ही ज्यादा नहीं मिलेगी, तो वो अपना पेट भरेंगे या मार्केट से कोई सामान खरीद कर लाएंगे। इसे ही आर्थिक संकट कहते हैं कि मार्केट में वस्तुओं का बहुत ज्यादा जमा हो जाना और लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाना।
यही आर्थिक संकट यूरोप में 1929, 30, 32, 35 तक आया था, जिसमें पूरा यूरोप की हालत खराब हो गई। तो मार्क्स कहता है कि यहां पर आर्थिक संकट आती रहती है। इसके बाद है साम्राज्यवाद और युद्ध। स्वाभाविक है, पूंजीवाद का स्वाभाविक परिणाम साम्राज्यवाद, और साम्राज्यवाद के कारण युद्ध होते हैं। कैसे? ये पूंजीपति अपने वस्तुओं का खूब ज्यादा उत्पादन करते हैं और अपने निकटस्थ मंडी पर अपना अधिकार कर लेते हैं। फिर देखते हैं कि आजू बाजू और कौन कौन सी मंडियां हैं, तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे उत्पादन बढ़ते जाता है, अपने देश की विभिन्न मंडियों पर पूरा पूरा अधिकार कर लेते हैं। जब वो देखते हैं कि पूरे देश की मंडियों पर हमारा अधिकार हो चुका है, तो वो पिछड़े देशों की ओर देखते हैं। उनकी नजर पिछड़े देशों की जाती है और उन पिछड़े देश की मंडियों पर धीरे धीरे करके अपना व्यापार बढ़ाते जाते हैं, और आखिरकार एक व्यापारिक कंपनी राजनीतिक कंपनी में परिवर्तित हो जाती है। भारत इंग्लैंड का गुलाम क्यों हुआ? कैसे हुआ? ऐसे ही तो ना, कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी बन करके आई और धीरे धीरे करके उसने एक राजनीतिक सत्ता को हासिल कर लिया। पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद की स्थापना हो गई। बड़े बड़े पूंजीवादी देशों के साम्राज्य उपनिवेश पूरी दुनिया में फैल गए, कोई भी क्षेत्र बचा नहीं। और इस युद्ध में एक प्रत्यक्ष अनुभव यह है कि इस साम्राज्यवाद की स्थापना में जर्मनी थोड़ा देर से पहुंचा। जब जर्मनी देर से पहुंचा तो उसको बिल्कुल थोड़ा बहुत साम्राज्य मिला, उपनिवेश स्थापित करने को मिला, उसके ज्यादा उपनिवेश नहीं हो पाए। अब पूरी दुनिया में कोई भी जगह ऐसा नहीं था जो कि खाली हो, जहां पर उपनिवेश की स्थापना की जा सकती हो। तो जर्मनी ने क्या किया? साम्राज्यवादी देशों से उनके उपनिवेशों को छीनने के लिए प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध किया। तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का बहुत बड़ा कारण साम्राज्यवाद है, उपनिवेशवाद। और इस प्रकार से युद्ध होते ही युद्ध से किसका भला होता है? तो मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद का स्वाभाविक परिणाम साम्राज्यवाद है और युद्ध। इसके बाद द्विधा विभाजन। द्विधा विभाजन का मतलब है समाज का दो वर्गों में विभाजन। एक उच्च वर्ग, दूसरा निम्न वर्ग। एक शोषक वर्ग, दूसरा शोषित वर्ग। एक पूंजीपति वर्ग, दूसरा मजदूर वर्ग। एक सामंत वर्ग, दूसरा किसान वर्ग। एक स्वामी वर्ग, दूसरा दास वर्ग। जब से समाज का निर्माण हुआ है, जब से समाज बना है, तब से लेकर आज तक मार्क्स कहता है मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। पूरा समाज हमेशा से ही उच्च और निम्न दो वर्गों में बंटा रहता है। इन दोनों वर्गों के बीच निरंतर संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। और आखिरी है अंतरराष्ट्रीयता। जब मजदूर वर्ग यह सोचता है कि उस देश में जिस प्रकार से उसकी स्थिति है, वही स्थिति दुनिया के अन्य देशों के मजदूरों की भी है, तो मजदूर भाई भाई, लड़के लेंगे पाई पाई। जब ये मजदूर वर्ग के लोग देखते हैं कि पूरी दुनिया के मजदूरों की स्थिति यही है, तो वो संगठित होकर के राष्ट्रीयता की दीवारों को तोड़ करके अंतर्राष्ट्रीय भावना लेकर के तो पूरी दुनिया में एक साथ क्रांति कर देते हैं। क्रांति के बाद शासन सत्ता को अपने हाथ में लेकर के सर्वहारा वर्ग की अधिनायकता की स्थापना करते हैं और साम्यवाद का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये है कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद। देखें आलोचना। पहली आलोचना द्विधा विभाजन गलत, बिल्कुल सही है। समाज में दो वर्ग नहीं होते, अपितु अनेक वर्ग होते। हमने वर्ग संघर्ष के अंतर्गत देखा था कि समाज में किसी कारखाने में काम करने वाला एक इंजीनियर, एक टेक्नोक्रेट जो बहुत ऊंची तनख्वाह लेता है, एक वैज्ञानिक जो बहुत ज्यादा तनख्वाह लेता है, वह पूंजीपति की श्रेणी में आएगा या मजदूर की श्रेणी में आएगा। निश्चित रूप से वह पूंजीपति नहीं है और वह मजदूर भी नहीं है। मतलब समाज में तीसरे वर्ग का भी अस्तित्व होता है।
लेकिन मार्क्स ने तो कहा कि समाज दो वर्गों में बटा होता है, यह उसकी गलत धारणा है। दूसरा, पूंजी का उपयोग। पूंजी का उपयोग पूंजीपति केवल अतिरिक्त मूल्य को संचित करके नहीं रखता, वह उसका उपयोग दूसरे उद्योग धंधे या कारखानों की स्थापना में करता है। यदि अतिरिक्त मूल्य से उसकी पूरी पूंजी बढ़ती जाती तो कारखानों के मालिकों को, पूंजीपतियों को अपने कारखाने का, अपने प्रोजेक्ट का शेयर बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। मार्केट से महंगी कीमतों पर, महंगे ब्याज दर पर उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब पूंजीपति की पूंजी केवल अतिरिक्त मूल्य से नहीं बनती और पूंजी का एकत्रीकरण भी नहीं होता, उसका निरंतर उपयोग होते रहता है। तीसरा, आर्थिक संकट। आर्थिक संकट की बात कार्ल मार्क्स ने कही, जिसे बड़े से बड़े आलोचक भी, जो मार्क्स के बड़े से बड़े आलोचक हैं, ये सब आलोचक भी स्वीकार करते हैं कि मार्क्स की भविष्यवाणी सही साबित हुई। लेकिन पूंजीपति कहते हैं एक ही बार तो आया था, आर्थिक संकट यूरोप में एक ही बार तो आया था 1929-30 में, और पूंजीवाद ने उसको मेकअप भी कर लिया, रिकवर भी कर लिया। ये आर्थिक संकट आते रहते हैं। ऐसे आर्थिक संकट वर्तमान में भी, जैसे हम सुनते हैं, चीन में, रूस में, यूरोप के विभिन्न देशों में वार्षिक विकास दर की गति कम हो गई है। क्यों? आर्थिक संकट की स्थिति। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीयता का भाव। प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीयता का भाव अधिक होता है, अंतर्राष्ट्रीयता का भाव कम होता है। क्यों? व्यक्ति में राष्ट्रीयता की भावना है। दो देशों के बीच युद्ध हुआ तो दोनों देशों का मजदूर एक तरफ हो जाएंगे और पूंजीपति दूसरी तरफ हो जाएंगे, आपस में लड़ाई होगी, ऐसा नहीं होता। व्यक्ति में राष्ट्रीयता का भाव होता है। क्योंकि कार्ल मार्क्स में राष्ट्रीयता का भाव नहीं था, इसलिए उसने यह विचार प्रतिपादित किया कि मजदूरों की स्थिति को देख करके सभी मजदूर भी, पूरी दुनिया के मजदूर भी एकजुट हो जाएंगे और मिलकर के रक्त में क्रांति करेंगे। लेकिन अभी तक का हमारा अनुभव ये बताता है कि मजदूर चाहे किसी भी निम्न स्थिति में क्यों न चला जाए, उसमें अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता का भाव होता है, दूसरे देश के लोगों के प्रति नहीं। ये इसकी आलोचना। अब देखें क्रांति। ये कार्ल मार्क्स का क्रांति का सिद्धांत उसके सिद्धांतों से निकला हुआ है, उसका स्वाभाविक परिणाम। मार्क्स कहता है द्वंद्वात्मकता की प्रक्रिया से सृष्टि का विकास हुआ है। द्वंद्व माने संघर्ष, इसी को ही यहां पर क्रांति का नाम दिया गया है। जब द्वंद्व होंगे, शांतिपूर्ण तरीके से सृष्टि का विकास नहीं होगा। द्वंद्वात्मकता या संघर्ष के तरीके से भी राज्य का, सृष्टि का विकास होता है, तो हम उसे क्रांति ही करेंगे, युद्ध करेंगे। तो कैसे? कार्ल मार्क्स कहता है कि रक्तमय क्रांति का होना आवश्यक है। जब तक रक्तमय क्रांति नहीं होगी, तब तक साम्यवाद की स्थापना संभव नहीं है। जिस प्रकार से स्त्री की प्रसव पीड़ा के बिना, स्त्री की प्रसव पीड़ा के बिना शिशु का जन्म संभव नहीं है, ठीक इसी प्रकार से रक्तमय क्रांति के बिना साम्यवाद की स्थापना संभव नहीं। रक्तमय क्रांति समाज की प्रसव पीड़ा है और साम्यवाद शिशु का नाम है, बच्चा है। जिस बच्चे की प्राप्ति होती है वह साम्यवाद है। इसलिए समाज में रक्तमय क्रांति का होना अनिवार्य है। शांतिपूर्ण तरीके से साम्यवाद की स्थापना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि पूंजीपति कभी भी अपनी पूंजी को नहीं छोड़ता। वह अच्छी तरह से जानता है कि मरने के बाद, कि मरते समय या मृत्यु के बाद वह इनमें से कोई संपत्ति अपने साथ नहीं ले जा सकता, फिर वह एक पाई को जोड़ने में विश्वास रखता है। व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति अपनी संपत्ति के प्रति होती है। दुनिया का हर व्यक्ति ये सोचता है कि उसके पास दुनिया की सबसे अधिक संपत्ति होनी चाहिए। तो जब पूंजीपति अपने पूंजी के लोभ को नहीं छोड़ सकते, तो क्या किया जाए? उनको मार डाला जाए, रक्तमय क्रांति करके उनका सबका समूल विनाश कर दिया जाए और उनकी पूरी संपत्ति को छीन लिया जाए। तो रक्तमय क्रांति का होना अनिवार्य है।
फिर है द्वंदात्मकता में विश्वास। अभी इसकी चर्चा हो गई, क्योंकि कार्ल मार्क्स द्वंदात्मकता में विश्वास करता है, संघर्ष के तरीके में विश्वास करता है, बिना संघर्ष के साम्यवाद की स्थापना करना असंभव मानता है। और अभी तक का अनुभव यह बताता है कि कहीं भी शांतिपूर्ण तरीके से यदि इसको स्थापित करने का प्रयास किया गया वह असफल हुआ। 1848 में जिसकी पूरी योजना कार्ल मार्क्स ने बनाई थी, साम्यवादी घोषणा पत्र तैयार किया था, यूरोप के कई देशों में मजदूरों ने क्रांतियां की, लेकिन इन सभी क्रांतियों को उन देशों की पूंजीवादी सरकारों ने बलपूर्वक कठोरता से दबा दिया। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि हमारा अनुभव यह बताता है कि क्रांति हो और जबरदस्त क्रांति हो, रक्तमय क्रांति होनी चाहिए। थोड़े बहुत हड़ताल कर देंगे, हमारी मांग पूरी करो का नारा लगा देंगे, इसमें साम्यवाद की स्थापना संभव नहीं है। रक्तमय क्रांति का होना आवश्यक है। इसके बाद तीसरा सिद्धांत, अगला सिद्धांत है सर्वहारा वर्ग की अधिनायकता। सर्वहारा वर्ग की अधिनायकता ये कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का 5वां युग है। सर्वहारा अधिनायकता का युग। मार्क्स कहता है कि जब देखते हैं मजदूर वर्ग के लोग कि पूरी दुनिया में मजदूरों की हालत यही ऐसी ही है, जब पूंजीपति लोग मजदूरों का भरपूर शोषण करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, ज्यादा से ज्यादा काम लेते हैं, कम से कम मजदूरी देते हैं, ऑटोमेटिक मशीन लगाने के बाद छोटे बच्चों और स्त्रियों को मजदूरी के रूप में रखते हैं और पुरुषों को वहां से हटा देते हैं, निकाल देते हैं, तो मजदूर वर्ग बेरोजगार हो जाता है। जब वह देखता है कि पूरी दुनिया के मजदूरों की हालत ऐसी है, तो ये दुनिया के सब मजदूर मिल करके एकजुट होते हैं और अपने अपने देशों में क्रांति करते हैं। क्रांति कर, रक्तमय क्रांति कर, शासन सत्ता को अपने हाथ में लेते, शासन सत्ता को अपने हाथ में लेकर के सर्वहारा वर्ग की अधिनायकता की स्थापना करते हैं। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट, सर्वहारा वर्ग की अधिनायकता। सर्वहारा मतलब जो अपना सब कुछ हार चुका है, जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ये जो प्रोलिटेरिएट है शब्द है, प्रोलेस रोमन शब्द से बना है। प्रोलेस उनको कहा जाता था जिस वर्ग रोम में उस वर्ग को कहा जाता था जो समाज में अति निम्न वर्ग के लोग हैं, अति निम्न, जो समाज में केवल संतान पैदा करके समाज में योगदान करते हैं उनको, और उसी से बना प्रोलिटेरिएट, जो अपना, जिसे हिंदी में कहा गया, जो अपना सब कुछ हार चुका है, जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो सर्वहारा वर्ग की अधिनायकता की स्थापना करते हैं। जब सर्वहारा वर्ग की अधिनायकता की स्थापना होती है, मतलब मजदूरों का शासन सत्ता पर अधिकार हो जाता है, तो वह शासन कैसा होता है? वह शासन कठोर निर्मम होता है, कठोर होता है, दमन किया जाता है और हिंसा को शासन रूप इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि क्रांति हो जाने के बाद, मजदूरों के हाथ में शासन सत्ता आ जाने के बाद, ये जो समाज का उच्च वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, वह सैकड़ों और हजारों गुनी शक्ति से प्रतिक्रांति करने का प्रयास करता है। तो जो पूंजीपतियों के पास पूंजी की शक्ति है, वे प्रतिक्रांति करने में सक्षम हो सकते ही। पूंजीपति वर्ग थोड़े चुपचाप बैठेगा, वह अपने संपत्ति का इस्तेमाल करते हुए प्रतिक्रांति करने का प्रयास करेगा। प्रतिक्रांति मतलब मजदूरों के इस क्रांति को असफल बना करके फिर से अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास करेगा। तो वह शासन व्यवस्था तानाशाही पूर्ण होनी चाहिए, ताकि मजदूरों के द्वारा यह जो रक्तमय क्रांति की गई है, शासन सत्ता जो अपने हाथ में ली गई है, वह असफल न होने पाए। तो अपनी सफलता को बनाए रखने के लिए और साम्यवाद का मार्ग प्रशस्त करने के लिए शासन को लोकतांत्रिक नहीं होना चाहिए, अपितु उसे कठोर, निर्मम और हिंसक होना चाहिए। आप जानते होंगे
जब सोवियत संघ में 1917 में क्रांति हुई तो क्या हुआ था? लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी दल के सदस्यों ने जार के महल पर कब्जा कर लिया, जितने भी प्रमुख स्थान थे वहां पर अधिकार कर लिया, और वहां पर जो राजा सम्राट था उसके परिवार के लोग थे, अन्य शासकीय उच्च अधिकारी थे, जो मंत्री वगैरह थे, इन सबको उसने जेल में बंद कर दिया। शासन सत्ता अपने हाथ में ले लिया लेनिन और उसके अनुयायियों ने। लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हो गई। इसके 3 दिन के बाद लेनिन ने साम्यवादी दल की बैठक बुलाई और उस बैठक में उसने एक घोषणा की कि इतने बड़े देश में हमने शासन सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया है, लेकिन रक्त का एक बूंद भी हमने नहीं बहाया, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। इसके 2 दिन के बाद लेनिन और उसके साथियों को सूचना मिली कि जो पड़ोसी पूंजीवादी राष्ट्र हैं ये सब मिलकर के रूस पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। और तब फिर जो खूनी खेल शुरू हुआ वह तब थमा जब समाज के समस्त उच्च वर्गों का समूल विनाश हो गया। खून की नदियां बहा दी गई, हजारों लाखों लोगों को मार डाला गया। ऐसे सभी लोगों को मार डाला गया जो मजदूर वर्ग के नहीं थे, पूंजीपति थे या उच्च वर्ग के लोग थे। इनका समूल विनाश कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि प्रतिक्रांति हो सकती है। ठीक? और इस प्रकार से अधिनायकता की स्थापना होती। और आपको एक चीज बताऊं कि लेनिन के बाद स्टालिन आया, सोवियत संघ का प्रधानमंत्री बना, पूरी सत्ता अपने हाथ में उसने ली थी। उसके जमाने में शासन इतना कठोर था कि पिता भी अपने पुत्र से या पुत्र भी अपने पिता से फ्रेंकली खुले बात नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि पिता का सोचना था कि मेरा बेटा, यदि मैं उसको कुछ कहूं शासन के बारे में तो मेरा बेटा मुझे जेल बता देगा, गवर्नमेंट को, पुलिस को बता देगा, पुलिस मुझे जेल में डाल देगी। और पुत्र भी अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि पुत्र को यह आशंका थी कि मेरा पिता मेरे विरुद्ध पुलिस में शिकायत कर देगा। इतना ज्यादा अविश्वास की बात हो गई, इतना ज्यादा कठोर शासन की स्थापना स्टालिन के समय में, सोवियत समय में हुई थी। सबसे कठोर लौह पर्दा की उसने स्थापना की थी। लौह पर्दा का मतलब सोवियत संघ में जो हो रहा है दुनिया के लोगों को पता न चले, और दुनिया में जो हो रहा है सोवियत संघ के लोगों को पता न चले, यही लौह पर्दा है। इतनी कठोरता, इतना नियंत्रण, इतना दमन दुनिया के किसी भी देश को नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज, उत्पादन और वितरण के साधनों पर नियंत्रण। सर्वहारा के अधिनायकता के अंतर्गत उत्पादन और वितरण के समस्त साधनों पर शासन का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरता, हर व्यक्ति को काम करना पड़ता है। और ये जो सर्वहारा अधिनायकता का समय है, यह संक्रमणकालीन व्यवस्था है। संक्रमणकालीन व्यवस्था का मतलब अस्थायी व्यवस्था है। उनको साम्यवाद की ओर जाना है, इसलिए थोड़ा सा टेम्परेरी कोई अस्थायी व्यवस्था कर लो, अभी काम चलाने के लिए। देखिए, जैसे 15 अगस्त 1947 को हमको आजादी मिली, 26 जनवरी 1950 को हमने अपना नया संविधान लागू किया, तो ये जो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 का समय है, इसे हम संक्रमणकालीन अवस्था, मतलब अभी हमारा संविधान बन रहा है, तो जैसे तैसे करके 2-3 साल जब तक नया संविधान बन जाए, काम चला। उसका जब नया संविधान बन जाएगा तो नई सिरे से सभी व्यवस्था हो जाएगी। इसी को संक्रमण काल कहते हैं। यह जो सर्वहारा वर्ग के अधिनायकता का समय है, यह संक्रमणकालीन व्यवस्था है। आगे हमको कहाँ जाना है? साम्यवाद की ओर जाना है। ये है सर्वहारा अधिनायक। इसके बाद उसका अगला सिद्धांत है राज्य। राज्य के बारे में कार्ल मार्क्स के विचार अभी तक जो विचार प्रतिपादित किए गए थे उनके विपरीत है। क्यों? क्योंकि कार्ल मार्क्स कहता है राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति है।
क्योंकि पूंजीपतियों का पूरा वर्चस्व राज्य और शासन पर होता है। पूंजीपति जैसा चाहते हैं वैसा ही शासन अपनी नीतियां बनाता है, कानून बनाता है। बिना पूंजीपतियों की अनुमति के कोई भी शासन किसी के भी हाथ में हो, लेकिन बिना पूंजीपतियों की अनुमति की सहमति के शासन कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए कार्ल मार्क्स राज्य को पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति होता है। और दूसरी चीज, राज्य एक शोषण करने वाली संस्था है। शोषण करने वाली संस्था इसका मतलब क्या होगा? जैसे घर में बड़ा भाई अपने छोटे भाई की पिटाई करता है, माता पिता चुपचाप बैठ करके देख रहे हैं, वो अपने बेटे को नहीं बोलते हैं कि पिटाई मत कर। मतलब ये हुआ छोटे बेटे की पिटाई में माता पिता की सहमति की विधि हुई। इसी प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति लोग मजदूरों का भरपूर शोषण करते हैं, लेकिन राज्य कुछ नहीं करता, पूंजीपति को रोकता नहीं है। मतलब जो पूंजीपति शोषण कर रहे हैं मजदूरों का, इस प्रकार के शोषण में राज्य प्रशासन का भी पूरी स्वीकृति है, सहमति है। तो पूंजीपति शोषक तो है ही, इस प्रकार से राज्य भी एक शोषण करने वाली संस्था बन जाती है। तो जिस राज्य के बारे में अरस्तु का विचार यह था कि राज्य में रह करके व्यक्ति सत्य जीवन की प्राप्ति कर सकता है, उस राज्य के बारे में मार्क्स करता है राज्य एक शोषण करने वाली संस्था है। तीसरी चीज, वर्ग संघर्ष। राज्य में वर्ग संघर्ष होता है। हमेशा राज्य समाज दो भागों में बटा होता है, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग। हमेशा उच्च वर्ग निम्न वर्ग का शोषण करता है, तो वर्ग संघर्ष होती है। तीसरी चीज, शक्ति का प्रतीक। यदि मान लीजिए समाज का निम्न वर्ग अपनी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए किसी प्रकार की मांग करता है, प्रदर्शन करता है, कार्य करता है, तो राज्य शक्ति का प्रयोग करके इस प्रकार के आंदोलन को कुचल देता है। वो गरीबों की नहीं सुनता है, समाज के उच्च वर्ग के लोगों की सुनता है। तो राज्य शक्ति का प्रतीक है। और यदि शक्ति का प्रतीक है तो जहर को मारने के लिए जहर का उपयोग किया जाता है, लोहे को लोहा ही काटता है। तो यदि राज्य शक्ति का प्रतीक है तो उस राज्य को शक्ति का प्रयोग करते हुए खत्म कर दो। और ये उच्च वर्ग का पक्ष है। जब यह उच्च वर्ग का पक्ष है तो क्या करें? राज्य को खत्म कर दो, राज्य की समाप्ति की बात करो। कैसे? मार्क्स कहता है राज्य एक शोषण करने वाली संस्था है। मतलब शोषण कहाँ होगा? जब समाज दो भागों में बटा होगा, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, सामंत वर्ग, किसान वर्ग, स्वामी वर्ग, दास वर्ग। जब तक समाज में दो वर्ग के लोगों में उच्च और निम्नता होगी, तब तक राज्य शोषण करता रहेगा। और जब राज्य में एक ही वर्ग बच जाएगा, कौन किसका शोषण करेगा? और जब राज्य में शोषण ही नहीं होगा तो शोषण की आवश्यकता ही नहीं रहे। जब कोई किसी का शोषण नहीं करेगा तो राज्य अनुपयोगी होकर के फूल की पंखुड़ियों की भांति कुंभला जाएगा, सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी को कार्ल मार्क्स कहता है द स्टेट विल विदर अवे, राज्य कुंभला जाएगा। और फ्रेडरिक एंजल्स बोलता है कि पुराने जमाने के कांसे या पीतल की कुल्हाड़ियों की भांति राज्य संग्रहालय में रखने वाली चीज बन जाए। देखिए व्यक्ति का चिंतन के स्तर को देखिएगा। इसके पहले प्लेटो ने कहा था जब हर व्यक्ति अपना निर्धारित कर्तव्य का पालन करेगा, कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो राज्य में कानून की आवश्यकता नहीं रहेगी, राज्य कानून विहीन हो जाएगा। कानून क्या करना चाहिए जब हर कोई अपना अपना काम कर रहा है? तो प्लेटो का आदर्श राज्य कानून विहीन राज्य।
लॉलेस स्टेट है। यहाँ पर मार्क्स पूछता है, राज्य एक शोषण करने वाली संस्था है। जब शोषण की आवश्यकता ही नहीं रहेगी तो राज्य की उपयोगिता क्या रह जाएगी? राज्य अपने आप कुंडला जाएगा, उलझा जाएगा, सूख जाएगा, मतलब राज्य खत्म हो जाएगा। और जब साम्यवाद, तब साम्यवाद की स्थापना होगी और साम्यवाद का आदर्श होगा वर्गहीन राज्यहीन समाज। एक ही वर्ग के लोग बचेंगे तो समाज वर्गहीन होगा और राज्य अपने आप खत्म हो जाएगा, कुंडला जाएगा। तो वो स्थिति राज्यहीनता की होगी और तब फिर वास्तविक साम्यवाद आएगा और उस साम्यवाद का असली लक्ष्य होगा फ्रॉम इच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू इच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार काम करेगा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा, लेकिन वह उतनी सामग्री प्राप्त करेगा, मतलब उतना वह वेतन लेगा जितना उसको आवश्यक है। ये है साम्यवाद का आदर्श। और इसी के साथ कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित जो विभिन्न सिद्धांत हैं इसकी विवेचना हो गई। समग्र रूप में कार्ल मार्क्स की आलोचना के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इसकी संक्षिप्त में चर्चा कर लें, क्योंकि ये सभी आलोचनाएं इसके पहले के सिद्धांतों की आलोचना के समय आ चुकी हैं। यहाँ पर ये सब एक साथ दिया गया है। दो लाइन में इसको थोड़ा सा देख लें। पहली बात है आत्मा की उपेक्षा। स्वाभाविक है, मार्क्स नास्तिक है, आत्मा को स्वीकार नहीं करता और आज के बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी इस चीज को स्वीकार करते हैं कि इतनी बड़ी सृष्टि को चलाने वाला कोई न कोई एक अलौकिक शक्ति है जिसे ईश्वर के नाम से पूजते हैं। तो कोई भी व्यक्ति आत्मा की उपेक्षा नहीं कर सकता, आत्मा की उपेक्षा करना गलत है। दूसरी चीज, द्वंदात्मक भौतिकवाद गलत है। हर काम संघर्ष के तरीके से लड़ करके हर चीज प्राप्त करेंगे, क्या सहज में कोई चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती? हो सकती। यदि संघर्ष ही जीवन का आधार होता तो फिर दुनिया चलती कैसे, आदमी जिएगा कैसे? यदि हम हर जगह पर संघर्ष ही संघर्ष है, संघर्ष होते, संघर्ष होना चाहिए। संघर्ष से व्यक्ति की क्षमता विकसित होती है, उसकी योग्यता सामने आती है, वो ठीक है, लेकिन संघर्ष हमेशा होता है संभव। संघर्ष कम होता है, प्राप्ति या सहजता स्वाभाविक ज्यादा होती है। उसका भौतिकवाद का सिद्धांत भी गलत है। जैसा वह कहता है कि गतिशीलता इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होती है और अमीबा में जो प्रोटोप्लाज्म नाम का तत्व होता है उसी से, उसमें कार्बन, गंधक, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब होते हैं और उसी से चेतना की उत्पत्ति होती है। क्या आज तक कोई वैज्ञानिक, किसी वैज्ञानिक ने इन चीजों को या किसी भी चीज को मिला करके एक नए प्रकार की जीव का निर्माण किया? नहीं किया। इस दुनिया में जो चीजें हैं उसी का ही परीक्षण करेंगे, उसी को ही अध्ययन करेंगे, उसी से कोई चीज प्राप्त करेंगे, एक नई चीज का निर्माण नहीं कर सकते। तो उसका भौतिकवाद का सिद्धांत गलत है। तीसरा है इतिहास में परिवर्तन अनेक कारणों से होते हैं। ये भी स्वाभाविक है, इतिहास में परिवर्तन अनेक कारणों से होते हैं और उन अनेक कारणों में एक कारण आर्थिक होता है, लेकिन एकमात्र कारण नहीं होता। ठीक, इस प्रकार से इतिहास में परिवर्तन अनेक कारणों से होते हैं। आगे है पूंजीवाद का गलत प्रतिपादन। पूंजीवाद हो, वर्ग संघर्ष हो, अतिरिक्त मूल्य हो, इन तीनों चीजों के बारे में एक बात कही जा सकती है कि कार्ल मार्क्स पूंजीवाद की समाप्ति के लिए कटिबद्ध था। उसके इन सिद्धांतों में स्पष्ट होता है कि वो पूंजीवाद के प्रति कितनी घृणा का भाव रखता था। उसके सभी सिद्धांत आज की तारीख में गलत साबित हो चुके हैं। आगे वर्ग समझ का अभाव, वर्ग संघर्ष होता है लेकिन संघर्ष कम होता है, सहयोग अधिक होता है। ठीक है, दो नहीं अनेक वर्ग, समाज में दो वर्ग नहीं होते, अनेक वर्ग होते हैं और उन सबको एक मोटे तौर पर मध्यम वर्ग के नाम से जाना जाता है। कोई भी समाज ऐसा नहीं जहां पर मध्यम वर्ग के लोग न हो, तो समाज में अनेक वर्ग होते हैं।
फिर है क्रांति अनावश्यक। जिस चीज को पाने के लिए शांतिपूर्ण तरीका अपनाया जा सकता है वहां पर क्रांति की आवश्यकता नहीं है, और हर चीज के लिए रक्त में क्रांति का होना आवश्यक है। रूस ने 1917 में क्रांति की, लेनिन के नेतृत्व में रूस में क्रांति हुई, और उस क्रांति के बाद वहां पर साम्यवादी सर्वहारवर्ग के अधिनायकत्व की स्थापना हुई। लाखों लोगों का कत्लेआम किया गया। परिणाम क्या हुआ? 70 साल के बाद वही साम्यवादी व्यवस्था, सर्वहारवर्ग की अधिनायकता पूरी खत्म हो गई। तो जिस चीज को शक्ति से प्राप्त किया जाता है वह स्थायी नहीं होता। यदि आपको स्थायित्व प्राप्त करनी है किसी भी चीज में, तो शांतिपूर्ण और सहज तरीके से, स्वाभाविक तरीके से प्राप्त की, तो क्रांति अनावश्यक है। इसके बाद अधिनायकतावादी व्यवस्था। अधिनायकता की जितनी आलोचना की जाए कम है। आज तक कोई भी अधिनायकवादी सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका आधार शक्ति होता है, दमन होता है, जनपुष्टा होती है। जहां कहीं भी इस प्रकार की बातें होंगी वहां पर अस्थायित्व अपने आप आ जाता है। और व्यक्ति की उपेक्षा, जिस प्रकार से व्यक्तिवाद व्यक्ति को महत्व देता है, आदर्शवाद राज्य को महत्व देता है, समाजवाद समाज को महत्व देता है, और जहां समाज या राज्य को महत्व दिया जाएगा व्यक्ति उपेक्षित होगा। व्यक्ति को कोई स्वतंत्रता नहीं। साम्यवादी व्यवस्था में स्वतंत्रता होती है, लेकिन किस प्रकार की स्वतंत्रता होती है? आप भोजन करिए और व्यवस्था की तारीफ करिए। यदि आपने व्यवस्था की आलोचना करनी शुरू की, आप अगले दिन कहां जाएंगे पता नहीं चलेगा। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, आपने नाम सुना होगा जैक मा। ये चीन का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति। जैक मा ने एक बार चीनी शासन की आलोचना कर दी थी। परिणाम क्या हुआ? अगले 1 महीने तक उस व्यक्ति का पता ही नहीं चला कहां गया। लोग ढूंढते रहे कहां गया। और 1 माह के बाद चीनी सरकार ने उसको छोड़ा, अच्छी तरह उसका ब्रेन वॉश कर दिया। एक लाइन में बता दिया, खबरदार, यदि तुमको बिजनेस करना है, जिंदा रहना है, तो सरकार की आलोचना सपने में भी मत करना। जिसने भी सरकार की आलोचना की उसका पता ही नहीं चला। और हमारे देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले भी स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं और ऐश करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों का समर्थन करने के लिए हमारे देश के राजनीतिक दल आ जाते हैं। क्यों? ये भारत है, गांधी जी का भारत है। और अंतिम आलोचना राज्य विलुप्त नहीं। देख लीजिए, अभी तक किसी भी देश में जहां पर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की गई या सर्वहारा अधिनायकता की व्यवस्था की गई, उन देशों में कहीं पर भी राज्य विलुप्त नहीं हुआ है। तो कार्ल मार्क्स का राज्य का विलुप्तीकरण का जो सिद्धांत है सर्वथा गलत है, मिथ्या है, दोषपूर्ण है, उसकी गलत सोच है। ये है कार्ल मार्क्स का संपूर्ण सिद्धांत, उसकी आलोचना। अंत में निष्कर्ष जो निकालना पड़ेगा, निष्कर्ष रूप में एक लाइन में कही जा सकती है बात कि आज तक दुनिया में जितने भी चिंतक महर्षि दार्शनिक हुए हैं, उन सबसे सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति जो कोई रहा है तो वह कार्ल मार्क्स। आज की तिथि में मार्क्सवाद और मार्क्स के द्वारा कही गई सभी बातें असत्य साबित की जा चुकी हैं। लेकिन क्या कार्ल मार्क्स ने सभी बातें झूठी कही? क्या उसका सब सिद्धांत गलत है? नहीं। मार्क्स ने जिस समय में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था उस समय उसके सभी सिद्धांत सही थे, कोई गलत नहीं था।
लेकिन मार्क्स ने इस प्रकार से सिद्धांत का प्रतिपादन करके पूंजीपतियों को चेता दिया था, खबरदार, तुम जितनी जल्दी हो सके मजदूरों की स्थिति को अच्छा बनाने के लिए काम करो, अन्यथा सिंहासन खाली करो कि जनता ये मजदूर देगा। वो दिन दूर नहीं जब तुम सब के सब मारे जाओगे और मजदूरों का शासन स्थापित होगा। मार्क्स ने बिल्कुल सही कहा था कि उस जमाने में व्यक्तिवादी प्रवृत्ति होने के कारण शासन चुपचाप मजदूरों के शोषण को देखता रहा। उन्हें कम से कम मजदूरी दी जाती थी और सुविधा नाम की कोई भी चीज उनको नहीं मिलती थी। लेकिन जब मार्क्स ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, पूंजीपतियों का आसन तोड़ने लगा, उनका आसन हिलने लगा। शासन स्तर पर विचार विमर्श शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे करके मजदूरों के काम के घंटे निश्चित किए गए, मजदूरों के रहने के लिए आवास की व्यवस्था की गई, मजदूरों के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता की चीजें वो सब धीरे धीरे उनको प्रदान की गई, उनको चिकित्सा सुविधाएं दी गई, उनको साप्ताहिक अवकाश दिया गया, काम करने के घंटे तय करने के बाद महिलाओं को विशेष सुविधाएं दी गई, उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई, उनके आवागमन के लिए परिवहन की व्यवस्था हो गई, उनके लिए बीमा और सभी प्रकार की सुविधाएं, ये सब धीरे धीरे करके तब हुए जब कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करके कह दिया कि ऐसा होगा। तो पूंजीपतियों ने अपने आप को ज्यादा होशियार मान करके पूरी व्यवस्थाओं को उसके ऊपर ढाल लिया, क्योंकि उनका उद्देश्य था कार्ल मार्क्स को झूठा साबित करना, कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को असत्य साबित करना। तो कार्ल मार्क्स कहीं भी गलत नहीं था। लेकिन एक बात और है, सोवियत रूस में सोवियत संघ की स्थापना 1917 में, 1917 से लेकर के 1991 तक व्यवस्था है। इस अवधि में जितने भी यहां पर शासक आए ये सब कठोर थे, पूरी कठोरतापूर्वक दमनकारी शासन किया। चीन में भी साम्यवादी क्रांति हुई 1949 में, चाओ एन लाई, माओ से तुंग आए। उत्तर कोरिया, वियतनाम, इधर क्यूबा, इन देशों में भी साम्यवादी क्रांति हुई और साम्यवाद की व्यवस्था हो गई। पूर्वी यूरोप के लगभग 8-10 देशों में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हुई, लेकिन इनमें से किसी भी देश में साम्यवादी व्यवस्था सफल नहीं हो पाई। क्यों? वस्तुतः कार्ल मार्क्स की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उसने मनुष्य को पेट भरने वाला प्राणी मान दिया था। लेकिन मनुष्य पेट भरने वाला प्राणी मात्र नहीं, वो उससे भी और ज्यादा कुछ है। आप मनुष्य को एक टाइम खाना मत दीजिए, वो जी लेगा, लेकिन आप 5 मिनट उसको मुंह बंद करके रखने की कोशिश करिए, मुंह या कुछ बोलने की उसको अनुमति मत दीजिए, वो जी नहीं पाएगा। क्योंकि मनुष्य विचारशील प्राणी है, अपने आवेश को, अपने आक्रोश को वह बोल करके शांत करने का प्रयास करता है। यदि आप मनुष्य के मुंह को बंद कर देंगे, आदमी बोलेगा कैसे? यदि बोलेगा नहीं तो वह आदमी नहीं रह जाएगा, जानवर हो जाएगा। और साम्यवादी व्यवस्था की या मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इस साम्यवादी व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ पर लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिलती। चीन में अभी भी साम्यवाद है और वहां पर किसी व्यक्ति को बोलने की आजादी नहीं है। आप किसी की आलोचना नहीं कर सकते, व्यवस्था की आलोचना नहीं कर सकते, बाकी जो कर सब माफ है। आप व्यवस्था की आलोचना नहीं कर सकते, व्यवस्था के विरुद्ध न तो कुछ कह सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। ऐसी कठोर कार्रवाई होती है कि आदमी फिर सामने नहीं आ पाता, उसका जीवन ही खत्म हो जाता है। ये मार्क्स की सबसे बड़ी कमी है और यही कारण है कि कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित मार्क्सवाद या साम्यवाद आज दुनिया में सफल नहीं हुआ है। यह है कार्ल मार्क्स।
इसी के साथ कार्ल मार्क्स कंप्लीट हुआ। फिर अगले व्याख्यान में फिर किसी नए विचारों को लिखेंगे। आप सभी को धन्यवाद।